Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IAS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history NCERT class 8 chapter 11, the making of the national movement 1870s 1947 अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात नेशनल मूवमेंट के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चाएं करेंगे। आपको पता ही होगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो काफ़ी ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हर साल यूपीएससी, एसएससी और अन्य परीक्षाओं में राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर कोई टॉपिक महत्वपूर्ण है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले अध्याय में किन किन विषयों पर अध्ययन किया है। तो देखिए, तो भारतीय भूक्षेत्र पर ब्रिटिशर ने किस तरीके से कब्जा किया था और यहाँ की रियासतों का अधिग्रहण किया था, और नए कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से बनाए गए, और नई प्रशासकीय संस्थाओं का जो है वो किस तरीके से शुरुआत की गई। फिर देखेंगे कि हमने देखा था कि किस तरीके से जो किसान थे, आदिवासी थे, इनकी ज़िंदगी में उन्होंने बदलाव लाया। फिर 19वीं सदी में किस तरीके से जो शैक्षणिक बदलाव थे वो लाए गए, यानी कि एजुकेशन जो सिस्टम था एक तरीके से वो पूर्ण तरीके से बदला गया, यानी कि महिलाओं को भी उसमें राइट्स दिया गया कि महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है। फिर दलितों को भी उसमें अधिकार दिया गया कि भाई किस किस तरीके से, यानी कि जो जातिवाद होता था उस समय 18वीं सदी और 19वीं सदी के बीच में, तो उस बदलाव को ख़त्म करने की एक पहल को उसी समय से चलाया गया था, जो आज वर्तमान समय में हमें काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी दिखाई देती है। फिर हमने महिलाओं की स्थिति के बारे में देखा था, यानी कि किस तरीके से वाद और विवाद थे और किस तरीके से बदलाव लाए गए। परंतु आज वर्तमान समय में भी कई सारे ऐसे बदलाव हैं जिनमें लाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जाति व्यवस्था को चुनौती, तो देखिए जाति व्यवस्थाओं को लेकर हमने बात की थी। फिर हमने सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के बारे में बात की थी। फिर 1857 के विद्रोह और उसके बाद की स्थिति के बारे में बात की थी। तो आपको पता ही होगा जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जो है वो एक तरीके से विद्रोह हुए थे, एक तरीके से जाति को लेकर भी। तो आपको पता ही होगा कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, और उसके होने के बाद एक तरीके से ब्रिटिशर का जो भरोसा है वो भारतीयों पर से हट गया था, परंतु ब्रिटिशर ने एक तरीके से बाद में अपना भरोसा पूरी तरीके से जमा लिया था और नई दिल्ली का एक तरीके से निर्माण किया था। और आपको पता ही होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट की मुख्य 3 प्रेसिडेंसी जो रही है, मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे, ये मुख्य 3 प्रेसिडेंसी रही है। ऑलराइट, तो देखिए, तो चित्र 1 में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। तो देखिए, तो आपको पता ही होगा जब कभी मतलब कोई भी आंदोलन किया जाता है और एक तरीके से जब पुलिस उस आंदोलन को रोकना चाहती है तो वो आंसू गैस के गोले छोड़ती है, जैसे कि इसमें भी दिखाया गया है। तो देखिए, तो इन मुद्दों के बारे में हमने जो भी कुछ पढ़ा था उसके आधार पर आपको ऐसा लगता है कि भारत के जो लोग थे वो ब्रिटिश शासन के असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? तो देखिए, तो एक तरीके से कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्स के, यानी कि ब्रिटिश रूल के एक निगेटिव पहलू भी रहे और एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी भारतीयों पर पड़ा। देखो, पहला पॉजिटिव जो इम्पैक्ट पड़ा वो तो पहला तो यही पड़ा कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए, जातियों के लेकर के काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले। फिर एक तरीके से किसानों और आदिवासियों की स्थिति में देखने को बदलाव मिले। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से औद्योगिकरण के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले। और इसके नेगेटिव पॉइंट आपको पता ही है, अब तक हमने इसके बारे में ही हमने चर्चाएं की हैं। तो देखिए, तो राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद का जो उदय है वो किस तरीके से हुआ? तो उपरोक्त बदलावों में हमने देखा था कि किस तरीके से जो लोग थे वो अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया गया था। तो यह देश क्या है और किसके लिए है, इसका जवाब धीरे धीरे रूप से सामने आया। तो भारत का मतलब है यहाँ की जनता, अर्थात भारत, यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ
तो देखिए, तो इस जवाब के साथ हुआ क्या था कि जो अब एहसास थे वो सामने आने लगे थे। जो ब्रिटिशर थे वो भारत के संसाधनों के यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए थे, और जब तक यह नियंत्रण ख़त्म नहीं होता तो भारत यहाँ के लोगों का भारतीयों का नहीं हो सकता। तो देखिए कि किस तरीके से एक तरीके से ब्रिटिशर को भारत से एक तरीके से कब्जे से यानी कि भारत को आज़ादी दिलाई गई। तो देखिए, तो यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों को साफ दिखाई होने में लगी। तो 1870 यानी कि 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों ये चेतना और गहरी हो चुकी थी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। तो पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंट एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। तो पूना सार्वजनिक सभा, तो देखिए, तो सार्वजनिक सभा का मतलब क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि पूना सार्वजनिक सभा का जो मतलब है एक तरीके से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अगर हम गौर दें तो इसमें सार्वजनिक शब्द इसमें देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, यानी कि सर्व, सभी और जन की, यानी कि लोगों का। तो हालांकि इनमें से बहुत सारे जो संगठन थे वो देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे, और उनके मुताबिक हुआ क्या था, जो उनके लक्ष्य थे वो भी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इससे सोच के साथ काम कर रहे थे। तो लोग एक तरीके से संप्रभु हो जाते थे, यानी कि संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रीयवाद का बुनियादी तत्व होता है। तो ये संगठन इस धारणा से चलते हुए एक भारतीय जनता के मामले के बारे में फैसला लेने के लिए आज़ादी होनी चाहिए। तो संप्रभु यानी कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की अक्षमता। तो देखिए, तो इसमें हमने सार्वजनिक शब्द को समझा और संप्रभुता का इसमें हमने समझा। तो देखिए, तो सार्वजनिक एक तरीके से सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों के लिए, यानी कि समान अधिकार होने चाहिए, यानी कि एक तरीके से स्वतंत्रता को लेकर के जो विचार थे वो 1850 की राजनीति के संगठनों में साफ दिखाई देने लगे थे उस समय, और 1870 से लेकर और 1880 तक ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया था और लोगों ने इस पर आवाज़ उठानी जो है वो शुरू कर दी थी। ऑलराइट, तो देखिए, तो 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश रूल के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। तो 1878 में यानी कि 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। तो देखिए, यहाँ से भी ये दूसरा काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था। तो 1878 में ये पारित किया गया था। तो देखिए, इसके ज़रिए होता क्या था, तो इसके ज़रिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। उसी साल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया था। तो देखिए, तो आर्म्स एक्ट के द्वारा तो एक तरीके से जो भारतीय हथियार रखते थे उसे एक तरीके से अब नहीं रखा जाता था, यानी कि वो गैर कानूनी कर दिया गया था। और दूसरे में आया था वर्नाकुलर्स प्रेस एक्ट। तो इसमें सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सकता था, यानी कि उस वर्नाकुलर एक्ट के द्वारा कोई भी व्यक्ति सरकार के द्वारा एक तरीके से सरकार के अनहित में बात नहीं कह सकता था। ऑलराइट, तो इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त करती है। यानी कि उस समय ये ऐसा कानून बनाया गया था कि यानी कि कोई भी एक तरीके से अखबार में कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक यानी कि सरकार से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ को नहीं छाप सकता। अगर वो ऐसा करता है तो एक तरीके से गैरकानूनी उस समय माना जाता था और उसकी सारी संपत्ति को एक तरीके से उस समय जब्त कर लिया जाता था। तो 1883 यानी कि 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू किया, यानी कि इसका प्रयास किया था। तो इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते हैं। तो देखिए, तो ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके।
तो जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीय ने इस बात की काफ़ी विरोध किया कि इस घटना से भारत में अंग्रेजों की असली रवैया का पता चलता था। सॉरी। तो देखिए, तो कौन कौन से इसमें जो एक तरीके से एक्ट है और बिल है वो कौन कौन से पास किए गए थे और कब किए गए थे, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला तो देखिए, आर्म्स एक्ट पारित किया गया था 1878 में। आप इसके बारे में जान ही चुके होंगे कि भारतीय के द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार नहीं था। फिर उसी साल किया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का मतलब था कि सरकार के आलोचना उसमें करना जो था वो एक तरीके से गैरकानूनी था। अगर ऐसा कोई करता था तो उसकी एक तरीके से पूरी संपत्ति और उसकी प्रेस को बंद कर दिया जाता था। फिर 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल जो था वो लागू किया था। तो इसमें क्या प्रावधान था, एक तरीके से जो ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति हैं उनके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं ताकि भारत के जो काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश हैं वो भी समानता का अधिकार कर सके। ऑलराइट। तो इस तरीके के ये एक्ट जो थे वो उस समय प्रतिपादित किए गए थे। तो देखिए, तो पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत, तो देखिए 1880 में ही महसूस वो थी जो की जा रही थी, परंतु एल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 यानी कि 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। तो 1885 में 72 प्रतिनिधियों में बम्बई में सभा करके किसका फैसला लिया था, राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई निरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद दत्त, S. सुब्रयम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कोलकाता के ही थे। नौरोजी व्यवस्था और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादी का मार्गदर्शन किया और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. अयूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। तो देखिए, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक तरीके से संगठित करने की कोशिश की गई थी और कौन कौन इसमें एक तरीके से बनाने में, संगठन बनाने में लोग मौजूद थे और कौन कौन इसका प्रचारक करता था। तो प्रचारक का मतलब क्या होता है, देखिए, तो प्रचारक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सूचना के प्रसार, रिपोर्ट, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रसार करता है, तो उसे प्रचारक कहते हैं। ऑलराइट। तो देखिए, तो ये चित्र 2 में हम देख सकते हैं, जैसे कि दादा भाई निरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के अधीन परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। तो दादा भाई निरोजी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, एक बार फिर से देखिए, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल। तो इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश है उनके शासनों की और आर्थिक परिणामों की आलोचना हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट। तो अब देखते हैं कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी जब उस दौरान कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को संगठित किया जा रहा था। तो देखिए, तो जनवरी 1886 में यानी कि 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा। तो उस समय कौन सा अखबार चलता था, देखिए, तो कौन से अखबार में लिखा था, इंडियन मिरर नामक अखबार ने। तो आपको पता ही होगा कि उस समय तक काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो भारत में हो चुकी थी। आपको ये भी पता होगा, काफ़ी बार इससे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो था कौन सा अखबार जो था वो प्रचलित किया गया था। और इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जनवरी 1886 में किस अखबार ने क्या लिखा था। तो देखिए, तो बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस भारत के लिए किसी भी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदाय की संस्था है। तो एक तरीके से इसे पूरे भारत की एक तरीके से समुदायों की संस्था के रूप में संगठित किया गया था। तो अपने मत रखे गए थे, विचार रखे गए थे उस समय। तो अब देखते हैं उभरता हुआ राष्ट्रीय।
तो देखिए, अक्सर कहा जाता है कि आपने 20 सालों में कांग्रेस और उनके उद्देश्यों और तौर तरीकों के लिहाजों से मध्य भार की पार्टी थी। तो इस दौरान कांग्रेस ने सरकार के और शासन ने भारतीय और से ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। तो कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी गई है और परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए, और जिन प्रांतों में परिषद नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। और कांग्रेस चाहते थे कि सरकार में भारतीयों को ही ऊंचे पद पर जो है वो दिए जाएं, और इस काम के लिए उनसे मांग की कि किस तरीके की सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। तो एक तरीके से जो आपको पता ही होगा, जो सिविल सेवा परीक्षा है वो पहले लंदन में आयोजित की जाती थी, परंतु वो चाहते थे कि जो सिविल सर्विस परीक्षा है वो भारत में भी लागू की जाए, जिससे कि भारत में भी प्रशासनिक अधिकारी बने और एक तरीके से जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट की एक तरीके से विस्तार हो। तो देखिए, तो शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग जो थी वो नस्लवाद के खिलाफ चल रही थी। आंदोलन का एक हिस्सा जो था वो जो ये खिलाफ चल रही थी, क्योंकि ये एक आंदोलन का ये हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ताकतवर महत्वपूर्ण नौकरियां पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था और अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जमींदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे, और इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण में यह की धन संपत्ति में कुछ हद तक भारतीयों में रोकने लगेगी। तो भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग किए जाएं और आर्म्स एक्ट को निरस्त कर दिया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। तो देखिए, उस समय एक तरीके से व्यक्ति को बोलने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी और सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप और उनकी आलोचना करने का भी कोई अधिकार नहीं था। तो इस चीज़ का विरोध किया गया था। तो कौन से एक्ट का विरोध किया गया था, आप लोगों को पता ही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश रूल में किस तरीके के एक्ट जो थे वो प्रतिपादित किए थे अपना एक तरीके से रूल चलाने के लिए। तो देखिए, तो जब शुरुआती तौर में कांग्रेस का गठन किया गया तो कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए थे। तो उनका कहना था कि किस तरीके से जो भारतीय हैं वो भारत में ब्रिटिश रूल की वजह से ही अपनी गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। तो बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए हैं और अनाजों में भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया है। तो कांग्रेस ने मांग की थी कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए, जिससे कि सिंचाई में ज़्यादा अनुदान दिए गए। तो उसमें नमक कर व दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में भी बहुत सारे प्रस्ताव जो थे पारित किए गए थे। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पैसेवर समूह, जमींदार और उद्योगपति के हक में ही नहीं बोल रही थी। तो मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र के अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और उन्हें साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश रूल देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश रूल की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन मध्यम वर्गीयों में यह लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदेश का सम्मान करते हैं और इसलिए वे भारतीयों की न्याययुक्त मांगों को स्वीकार कर लेंगे। तो लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि जो सरकार है वो भारतीय की भावनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए। तो देखिए, एक तरीके से जो पूरा विद्रोह था यानी कि एक तरीके से नेशनल मूवमेंट तो किस तरीके से रूप ले रहा था। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ब्रिटिश रूल है भारत पर पूरी तरह कब्जा पा चुका था। अब जो भारतीय थे वो इसका विरोध करने लगे थे, क्योंकि जो ब्रिटिश रूल है वो इतना ज़्यादा अच्छा उनके लिए था, परंतु भारतीयों के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं थी और ना ही कोई अधिकार थे, क्योंकि भारतीय जो थे एक तरीके से जो आम जनता थी वो अपने हक में कुछ भी बोल नहीं सकती थी, यानी कि अत्याचारों को ही वो सह सकती थी। और अपने अत्याचारों को सहते हुए जनता ने आवाज़ उठानी शुरू की और इसी तरीके के मुद्दों को छेड़ा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा क्रांति आई और क्रांतियों को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिले। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें
और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय।